अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एजाज मोहिउद्दीन। और हम इससे पहले की क्लास स्टार्ट करें, मैं क्लियर कर दूं कि ये मॉडल पेपर 2 का सेक्शन 3 है। इससे पहले का जो मॉडल पेपर 2 का सेक्शन 1 सेक्शन 2 मैं कंप्लीट कर चुका हूं। जाकर वो पहले वो वीडियो कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद सेक्शन 3 मॉडल पेपर 2 का देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मॉडल पेपर 2 सेक्शन 3 में क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, मेंशन द डिपेंडिंग फैक्टर्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, एक्सप्लेन एनी फोर अमॉन्ग देम। तो यहाँ पे अपने को बोला जा रहा कि आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर क्या क्या चीज़ें असर करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी, मेंशन द डिपेंडिंग फैक्टर्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहले अपने को ये समझना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या क्या फैक्टर्स है जो असर कर रहे आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी में कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, यहाँ पे क्लियरली लिखा मैं, आप लोगों को समझ में आना बोल के। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। एक आइसोलेटेड गैसेस एटम के अंदर से जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने वाली जो एनर्जी रिक्वायर होती, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, तो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। नथिंग बट एक ऐसी एनर्जी जिसमें इसका इस्तेमाल करके अपन इलेक्ट्रॉन को निकालते, या वो एनर्जी जो भी अपन एनर्जी लगाते एक इलेक्ट्रॉन को जो लूजली बाउंडेड है, ठीक है, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपन निकालते, तो वो जो निकालने के लिए जो एनर्जी लगती उसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब एग्जांपल यहाँ पे ब्रोमाइन का एग्जांपल दिया मैं, एटॉमिक नंबर 35, और इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब क्या क्या फैक्टर्स रहते जो अफेक्ट करते आयोनाइजेशन एनर्जी में, बोलते हो आप इसको रट्टा मार लेना पड़ता आपको। एक है एटॉमिक साइज है, दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज है, थर्ड वन शेल्डिंग इफेक्ट, फोर्थ पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। उसके बाद ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और पॉइंट नंबर 6 है नेचर ऑफ एटम। ये जो 6 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करा, ये क्या है बोले तो फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी से ये फैक्टर्स असर होते, ठीक है ना, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पे देखो मैं क्या बोला, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे है, आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स है ये पूरे, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करने वाले, इसके ऊपर असर करने वाले फैक्टर्स है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ओके, अब एक एक करके पॉइंट्स को देखेंगे। नंबर 1 पॉइंट है एटॉमिक साइज बोला मैं। एटॉमिक साइज का मतलब क्या है, एटॉमिक साइज बड़ा, अगर एटॉमिक साइज बड़ा है आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगती है उसमें, ठीक है ना। लार्जर द एटम लोअर द आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब अगर एटम लार्जर है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, लोअर रहती, ठीक है। अब मैं इसी चीज को शराफत में बोलूं तो एटॉमिक साइज बड़ा होने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती, कम होती, राइट, कम होती, ठीक है। ओके, यहाँ पे लिखे हुआ है न्यूक्लियर चार्ज, मतलब यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब हाइयर न्यूक्लियर चार्ज, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, हाइयर है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी हाइयर रहती, ठीक है। ओके, ये सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट है शील्डिंग इफेक्ट। ये शील्डिंग इफेक्ट क्या है, ये जो शील्डिंग इफेक्ट है क्या लिखे हुआ है, मोर इनर इलेक्ट्रॉन्स, अगर अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अंदर है तो क्या होता, रिड्यूस अट्रैक्शन, अट्रैक्शन कम होता, रिड्यूस अट्रैक्शन, ठीक है। जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स रहते उनसे अट्रैक्शन कम होता, रिड्यूस अट्रैक्शन, सो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। इसका मतलब क्या है, इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती, कम होती है, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी इसमें क्या होती, कम होती है। शील्डिंग इफेक्ट मतलब अंदर के इलेक्ट्रॉन्स के ज्यादा होने से जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स है उनका जो अट्रैक्शन है वो क्या होता, कम होता है, ठीक है। ओके, इसीलिए यहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती, डिक्रीज होती। और फोर्थ क्या है, पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल्स।
क्या लिखा मैं यहाँ पे, SpDF, जो S इलेक्ट्रॉन है नीड मोर एनर्जी टू रिमूव, S इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी रिक्वायर कर, मतलब इसको ज्यादा एनर्जी होना, S के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना अगर चाह रहे हैं अपन तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती, टू रिमूव, मोर एनर्जी टू रिमूव, राइट। अब मतलब ये है कि ये जो S ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको अगर निकालना चाह रहे हैं तो उसको निकालना मुश्किल होता, ठीक है। S इलेक्ट्रॉन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना मुश्किल रहता, तो इसीलिए आयोनाइजेशन जो एनर्जी है अपने को क्या होना, ज्यादा होती, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती। ओके, तो बस इतना लिख लीजिए एग्जाम में, आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। टॉपिक का नाम याद रहे आयोनाइजेशन एनर्जी, और आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर कौन से फैक्टर्स है जो असर करते, तो हम उनके बारे में लिखे। एक है एटॉमिक साइज, दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज, तीसरा है शील्डिंग इफेक्ट, और चौथा है पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। मैं 4 पॉइंट्स लिखा, आप भी 4 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है, डन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना वो पढ़ेंगे। ऑडियंस, क्वेश्चन नंबर 8 से पहले क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये लैब एक्टिविटी है, क्वेश्चन नंबर 9 पे लैब एक्टिविटी, या 8 पे लैब एक्टिविटी, या क्वेश्चन नंबर 7 पे लैब एक्टिविटी एग्जाम में 100% आने वाली है। मतलब ये है कि सेक्शन 3 में एक लैब एक्टिविटी के बिना वो सेक्शन कंप्लीट होता ही नहीं। तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखे हुआ है, राइट द मटेरियल रिक्वायर्ड an experimental procedure in the experiment for observing the types of images and measuring the object distance and image distance from the concave mirror। याद रखो concave mirror आया बोले तो समझ जाओ कि फर्स्ट चैप्टर से बात हो रही है, राइट। ये फर्स्ट चैप्टर की लैब एक्टिविटी है। कॉनकेव मिरर याद रख लो आप। मिरर की अगर बात हो रही है बोलते फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे अपन। लेंस अगर आया तो समझ जाना फोर्थ चैप्टर की बात हो रही, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे सेक्शन 3 में ये जो लैब एक्टिविटी है इसको कैसा पहचानेंगे अपन एग्जाम में, वो बहुत बड़ा सवाल है। तो हर एक एक्टिविटी अपने को ऐसी दिखती, सेम ही से दिखता, लेकिन है ऐसा नहीं, ठीक है। अब ये इसके अंदर कैसा पहचानना है अपने को, मेजरिंग, ऑब्जर्विंग, यहां से शुरू कर लो आप, ऑब्जर्विंग द टाइप्स ऑफ इमेजेस, मेजरिंग द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। ऑब्जर्विंग द टाइप्स ऑफ इमेजेस बोल के अगर एग्जाम में अगर आ गया और लास्ट में है कॉनकेव मिरर, तो समझ जाओ फर्स्ट चैप्टर से ये एक्टिविटी है अपन जो पढ़ रहे हैं अभी। क्या करना है इस एक्टिविटी में, अच्छी तरीके से याद रख लो, अच्छी तरीके से सुन लो। लैब एक्टिविटी अच्छी तरीके से ड्रॉइंग, जो भी लैब एक्टिविटी में जो ड्राइंग रहता ना उसको अच्छी तरीके से ड्राइंग करना, स्केल यूज करना, क्लियर ड्रॉ करना। अब इसे लिखना भी है ऐसा अपन, ये क्या है बोले तो ये कॉनकेव है बोल के, कॉनकेव है बोल के, कॉनकेव मिरर बोल के लिख लेना है ऐसा। उसके बाद ये क्या है बोले तो ये स्केल है बोल के लिखना, ये क्या है कैंडल है बोल के लिखना, ये क्या है वी स्टैंड है बोल के लिखना, ठीक है। तो ऐसा पहले डायग्राम ड्रॉ करना, नीट डायग्राम ड्रॉ करना, याद रखो डायग्राम नीट रहना और क्लियर रहना, और कहीं भी ऐसा रफ वर्क में नहीं करना डायग्राम। स्केल यूज करो, और जहां पे भी कुछ भी अगर मिस्टेक हुई तो उसको ओवरराइट मत करो, ठीक है। तो डायग्राम ड्रॉ करना पहला काम है एक्टिविटी में। दूसरा है, चंद 5 स्टेप्स बोल रहा हूं आपको। एक तो है एम, लैब एक्टिविटी जब भी लिखते हैं आप एम रहना बहुत जरूरी है। एम, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, मटेरियल्स, प्रोसीजर, उसके बाद ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट। यहाँ पे देखो मैं ए में क्या लिखा, ए में क्या लिखना चाहिए, जो क्वेश्चन में है ना वो कॉपी कर दिया। देखो मैं कितना चुट्टा हूं, देखो यहाँ पे ये जो एम है ना, एम, वो एम जो लिखे हुआ है वो क्वेश्चन से यहाँ से लिख ले सकते हैं अपन, ऑब्जर्विंग द टाइप्स ऑफ इमेजेस एंड मेजरिंग द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, राइट। तो आप ये जो क्वेश्चन एम है, यहाँ पे जो एम लिखे हुआ है वो आप क्वेश्चन से कॉपी कर सकते, ठीक है। ओके, क्या लिखे अपन एम के अंदर, टू ऑब्जर्व इमेजेस फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर एंड मेजर ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस कहते। ऑब्जर्व इमेजेस, इमेजेस को अपन ऑब्जर्व करना है जो कॉनकेव मिरर में बन रहे हैं, कॉनकेव मिरर, एंड मेजर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये है अपना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, इमेज यहाँ पे बन रही, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट जो जल रहा ना यहाँ पे कैंडल पे जो फ्लेम है, इसकी जो इमेज है टकरा के यहाँ पे लगी, पहले इसमें से रेज गए टकराए, ये कॉनकेव पे लगने के बाद यहां से इसकी इमेज, ये जो कार्डबोर्ड का स्क्रीन है इसके ऊपर इमेज बनी। लेकिन देखो कैसी बनी इमेज, ये तो सीधा है, राइट, ये सीधा है, लेकिन यहाँ पे इमेज जो बन रही है वो उल्टी बन रही। सीधी रहे तो क्या बोलते हैं और उल्टी रहे तो क्या बोलते हैं,
इसको बोलते हैं एरेक्ट। अगर इमेज सीधी रही तो एरेक्ट बोलते हैं, अगर इमेज उल्टी है तो इन्वर्टेड बोलते हैं। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, उल्टी इमेज को क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब इस एक्टिविटी में अपन क्या क्या चीजें इस्तेमाल करें बोलते हो? एक कॉनकेव मिरर यूज करें। हाँ, यूज करें नहीं करे, देखो आप। हाँ, कॉनकेव मिरर यूज करें। उसके बाद कैंडल यूज करें। हाँ, यहाँ पे कैंडल भी यूज करें। उसके बाद क्या यूज करें? स्क्रीन यूज करें। स्क्रीन मतलब कार्डबोर्ड का कुछ भी एक पेपर, A4 साइज का पेपर या समथिंग, कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा जिसके ऊपर इमेज बनने वाली है, तो उसको बोल रहे हैं अपन स्क्रीन। ओके, उसके बाद क्या यूज करें अपन? स्केल यूज करें। हाँ, स्केल यूज करें। उसके बाद स्टैंड यूज करें। हाँ, वी स्टैंड यूज करें अपन यहाँ पे। और मैच बॉक्स, इस कैंडल को जलाने के लिए अपन क्या यूज करें? मैच बॉक्स यूज करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन मटेरियल्स रिक्वायर्ड में लिख लेना है। ओके, प्रोसीजर देखेंगे अपन। प्रोसीजर में क्या है? प्रोसीजर में है प्लेस ए लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। मतलब क्या करना है अपने को? ये जो कैंडल है, कैंडल के ऊपर अपने को लाइट करना है, लाइटेड कैंडल रखना है सीधा इस कॉनकेव मिरर के सामने। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। क्या करें अपन? कैंडल रखे, जलती हुई कैंडल रखे किसके सामने? मिरर के सामने। थोड़ा डिस्टेंस के भी, थोड़ा डिस्टेंस रखे बीच में, थोड़ा डिस्टेंस पे रख दिए ये कैंडल को। मूव द स्क्रीन टू गेट ए क्लियर इमेज। अब ये हमारी स्क्रीन है, हम स्क्रीन को ऐसा पकड़ के थोड़ा आगे और आगे या पीछे या पीछे या आगे पीछे करेंगे ना, तो इमेज अलग अलग बनती। कभी इन्वर्टेड बनती, कभी एरेक्ट बनती, कभी ब्लर इमेज बनती, कभी शार्प इमेज बनती। तो वो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इमेज कभी छोटी बन रही, कभी बड़ी बन रही, कभी सीधी बन रही, कभी उल्टी बन रही। तो कब बन रही वो सब नोट डाउन करना पड़ता अपने को। तो क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2 देखो क्या लिखे अपन? मूव द स्क्रीन टू गेट ए क्लियर इमेज। ओके। पॉइंट नंबर 3, मेजर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। तो मेजर क्या करना है अपने को? ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? ये मिरर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? ये जो मिरर है कॉनकेव, इससे इमेज डिस्टेंस कितना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस कितना है वो भी मेजर करना है अपने को। और क्या करना है? चेंज द कैंडल पोजीशन एंड रिपीट। और ये जो कैंडल है जो अब यहाँ पे रखी हुई है, इसी कैंडल को कभी आगे, कभी और बहुत ज्यादा आगे, कभी पीछे, लेकिन बीच में क्या रखना है आपको? स्क्रीन रखना है। ठीक है, ओके। तो एम लिखे अपन, मटेरियल्स लिखे, प्रोसीजर लिखे, उसके बाद ऑब्जर्वेशन लिखना जरूरी है। ऑब्जर्वेशन। उसके बाद रिजल्ट, सबसे लास्ट में आता रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट्स वो भी देखेंगे कि क्या क्या था रिजल्ट में। ऑब्जर्वेशन में हम क्या क्या ऑब्जर्व करें, ये एक्टिविटी करके अपने को क्या मालूम हुआ बोले तो, इमेज इज रियल। इमेज रियल मतलब जो भी इमेज बनी वो स्क्रीन के ऊपर आई। देखो, जो इसकी इमेज है वो कॉनकेव मिरर के अंदर नहीं बन रही, यहाँ पे नहीं बन रही इमेज। इमेज कहाँ बन रही? बाहर। तो बाहर इमेज बन रही तो क्या बोलते हैं उसको? रियल इमेज बोलते हैं। वो भी लिखा है यहाँ पे, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब इमेज उल्टी आई ना अपने को। देखो, इमेज उल्टी आई, ये इमेज उल्टी आई। ठीक है, उल्टी इमेज को बोलते हैं इन्वर्टेड। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार, अगर ऑब्जेक्ट दूर रहा तो रियल इमेज आता और इन्वर्टेड इमेज आती। वही अगर ऑब्जेक्ट को अपन नियर, करीब लेके आए तो क्या होता? वर्चुअल इमेज एंड एरेक्ट। मतलब इमेज जो है वर्चुअल मतलब कॉन के मिरर के अंदर बनती इमेज। अगर अपन ये कैंडल को करीब लेके आए ना ऐसा, तो इमेज इसके अंदर बनती है, उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, और क्या लिखे अपन यहाँ पे? और इमेज का जो डायरेक्शन रहता वो एरेक्ट रहता, सीधा रहता, सीधी इमेज बनती, उल्टी नहीं बनती, सीधी बनती। अगर करीब रहे तो इमेज सीधी बनती, अगर ऑब्जेक्ट दूर रहा तो इमेज कैसी बनती? उल्टी बनती। क्लियर? और ये रियल और वर्चुअल याद रखो आप, इन्वर्टेड और एरेक्ट याद रख लो आप। ठीक है, ये ऑब्जर्व करें अपन। फाइनली अपन रिजल्ट क्या निकला इसका? कॉनकेव मिरर क्या करते हैं? फॉर्म्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के हिसाब से कॉनकेव मिरर क्या करते? डिफरेंट इमेजेस बनाते। डिपेंड करता ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां पे है। ठीक है, तो ये था ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट, ये दो। क्लियर है? ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या बोला, जरा एक बार पढ़ लेंगे अपन। एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी विथ ए हाइट ऑफ L सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव लेंस। अच्छा, कॉनकेव लेंस है कहते, तो कॉनकेव लेंस को अपन कैसा ड्रॉ करते? स्केल यूज करना, कॉनकेव, राइट? कॉनकेव, देखो कॉनकेव कैसा ड्रॉ कर रहा हूं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके
ऐसा एरो लगा दिया और ये नीचे की तरफ एरो लगा दिया। ये क्या है? कॉनकेव। अच्छा, अच्छा यहाँ पे कॉनकेव ना होता है, ये कॉन्वेक्स है, सॉरी। यहाँ पे आप चेंज करो, ये कॉन्वेक्स है। मैं कॉन्वेक्स ड्रॉ करा अभी, ये जो ड्राइंग करा मैं, ये क्या है? कॉन्वेक्स है। ठीक है, कॉन्वेक्स है। क्वेश्चन क्या है? एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी विथ ए हाइट ऑफ एल सेंटीमीटर इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस है वो। मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, कॉन्वेक्स, कॉनकेव नहीं, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस एंड फॉर्म्स ए पॉइंट इमेज, बहुत छोटी इमेज बनी गई। ड्रॉ ए रे डायग्राम एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहा। तो क्या करना है, कितना सिंपल डायग्राम दिया देखो आप, वो भी आप इसको सिर्फ और सिर्फ LAQ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रे डायग्राम्स तो जितने भी है ना, रे डायग्राम्स कॉनकेव कॉन्वेक्स में, वो सारे के सारे रे डायग्राम्स अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। अब ये क्या ड्रॉ करा मैं? लेंस ड्रॉ करा। कौन सा लेंस ड्रॉ करा? इसके एरो, एरो देखो आप, एक नीचे की तरफ ऊपर जा रहा एरो, एक नीचे जा रहा। तो मतलब अगर मैं इसको ऐसा ऐसा ड्रॉ कर लिया तो ये क्या बनता? कॉन्वेक्स। एग्जैक्टली इस कॉन्वेक्स लेंस के बीच में से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एग्जैक्टली बीच में से। स्केल यूज करना आप लोग, मैं आप लोगों को जल्दी समझाने कैसे कर रहा हूँ ऐसा। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये है ऑप्टिक सेंटर। ठीक है, ऑप्टिक सेंटर। ओके, अब यहां पे इस तरफ F1 रहता, और एग्जैक्टली डिस्टेंस के बीच, ये जितना डिस्टेंस है ऑप्टिक सेंटर से यहां तक F1 के पास, उतने ही डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर भी रहता। इधर भी सेम, ये जो जितना डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस पे F2 रहता, उतने ही डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 रहता। ये फोकस 2, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, फोकस 1, सेंटर ऑफ कर्वेचर 1। अब जो है इमेज कैसा बनती है इसमें देखना है। ऑब्जेक्ट बहुत दूर पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो पहली रे स्ट्रेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस लाइन को, इसको बोलते हैं, ये लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, जो एग्जैक्टली इस लेंस के बीचों बीच से जा रही। ये पैरेलल लाइन, एक पैरेलल रे आई, टकराई, पैरेलल रे आई, टकराई। टकराने के बाद क्योंकि ये कॉन्वेक्स है, तो वो फोकस से होते हुए जाती, फोकस से होते हुए गई। ठीक है, फोकस से होते हुए गई। और एक पैरेलल रे लेंगे, और एक पैरेलल रे आई, टकराई। ठीक है, ये पैरेलल रे है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। टकराने के बाद क्या हुई, क्या होती वो? फोकस से होते हुए जाती, फोकस से होते हुए गई। तो इमेज कहां पे बनी बोले तो, इमेज इस पॉइंट पे बनी, फोकस के जगह पे इमेज बनी। ठीक है, इमेज कहां बनी? यहां पे इमेज बनी। कहां पे एग्जैक्टली है वो? फोकस के पास। तो इतना ही डायग्राम ड्रॉ करना था आपको, और इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखो बोला, क्वेश्चन में बोला कि कैसी इमेज बनी। तो फर्स्ट पॉइंट है इमेज फॉर्म्ड एट F, मतलब फोकस। सेकंड, कौन सी इमेज बनी? रियल इमेज बनी। इमेज रियल है क्योंकि फोकस के पास बन रही वो। ठीक है, तो ये इतना ही आपको इस आंसर में लिखना है। तो ये था आपका मॉडल पेपर 2 कंप्लीटेड। हम सेक्शन 3 में क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 पढ़े, लैब एक्टिविटी पढ़े, रे डायग्राम पढ़े। और याद रखो आप एग्जाम में रे डायग्राम्स बहुत ज्यादा पूछता, रे डायग्राम्स। तो आपको कॉनकेव, मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इसके रे डायग्राम्स प्रैक्टिस करना, और कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, इनके डायग्राम्स, जो रे डायग्राम्स है, रे डायग्राम्स प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। और आपके साथ जो भी अभी इस वक्त 10th क्लास एग्जाम्स लिख रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम हो रही है फिजिक्स में, मैथ्स में, या पेपर प्रेजेंटेशन में, तो आप इस चैनल को शेयर करिए उनके साथ, विन विन सिचुएशन क्रिएट करिए। और याद रखिए, अब जितनी भी मेहनत कर रहे हैं आप, आने वाले कल में, यानी कि मई तक जब रिजल्ट आएगा आपका, तब आपका रिजल्ट, जैसी मेहनत आज अब कर रहे हैं आप, वैसा ही रिजल्ट आपको देखने को मिलता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अब इस वक्त मेहनत कम करके रिजल्ट ज्यादा की उम्मीद करना, ये बेवकूफी है। तो ज्यादा हार्ड वर्क, ज्यादा मेहनत करिए और ज्यादा रिजल्ट लेके आने की कोशिश करिए।
और इसके लिए आपको फोकस करना पड़ता, जितने भी आपके आसपास की चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही, जैसे कि वो सोशल मीडिया एप्स है या वीडियोस है, जो भी है, जो जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही, चाहे वो दावतें हैं या कुछ भी फंक्शंस है या कोई भी ऐसी चीज जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, तो उनको अवॉइड करिए, क्योंकि ये एग्जाम्स के बाद वापस मिल सकते हैं, लेकिन एक बार आप 10th का एग्जाम देने के बाद जो रिजल्ट है जो आता, वो फाइनल रिजल्ट रहता, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। वो हर साल आपको याद आता कि रिजल्ट और भी बेहतरीन हो सकता था। ठीक है, तो ये जो रिग्रेट है ये आपको नहीं होना, बोले तो आप क्या करना, जितना मैं बोल रहा हूं शॉर्ट में आंसर्स लिखा रहा हूं, फिर उन आंसर्स को मैं समझा रहा हूं भी यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोगों की कोशिश कर रहा हूं, देखेंगे हम कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, आप और हम मिलके। इस जो जंग है, जो 15th मार्च से जो एग्जाम्स हमारे हैं क्लास 10th के, उसमें अपन टॉप करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।